हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक की, जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक क्या होता है? तो कारक कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी कि क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करने वाला होता है उसी को हम कारक बोलते हैं। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। क्रिया का मतलब संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। विभक्तियों या प्रसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है, उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कारक के उदाहरण की अगर हम बात करें तो राम ने रावण को बाण मारा। राम ने रावण को बाण मारा। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बता रहे हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं को हम कारक बोलते हैं। जैसे ने और को, यहाँ पर ने और को जो शब्द है, इसको हम क्या बोलते हैं? कारक। देखिए, जैसे ही सेकंड आपका, रोहन ने पत्र लिखा, तो रोहन ने जो है क्या है? कारक है। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा, तो यहाँ पर ने और को अगर यहाँ से हटा दिया जाए, तब सेंटेंस कैसा होगा? मोहन कुत्ते डंडा मारा। क्या कुछ सेंटेंस बना? नहीं बना ना। तो देखिए, इन जो हमारा संज्ञा या फिर सर्वनाम हो गया और जो हमारी क्रिया हो गई, तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, उसी को हम कारक बोलते हैं। तो यहाँ पर ने और को क्या है? कारक है। कारक के भेद की अगर हम बात करें तो कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कारक के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कुल मिला के 8 प्रकार के कारक आपके होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी हम जरा किसकी? कारक के लक्षण, चिन्ह और विभक्ति चिन्ह। कारक के लक्षण, कारक का चिन्ह और विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता, कर्ता क्या होता है? क्रिया को पूरा करने वाला। जो सेंटेंस है उसमें जो क्रिया को पूरा करने वाला है, वो उसको हम बोलते हैं कर्ता। और कर्ता के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वो क्या होता है? ने। कर्ता ने। कर्म, क्रिया को प्रभावित करने वाला, जो क्रिया को प्रभावित करता है उसको हम बोलते हैं कर्म। और कर्म के लिए यूज करते हैं चिन्ह का, किसका? को का। नेक्स्ट आपका करण। करण के लिए क्या होता है? करण होता है हमारा क्रिया का साधन। क्रिया का साधन यानी कि जो क्रिया हमारी हुई है सेंटेंस के अंतर्गत, उसको करने के लिए किन किन साधनों का यूज़ किया गया है। तो वहाँ पर साधन के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर जो शब्दों का यूज़ करेंगे हम, से और को। तो से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा का जो यूज़ हम करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं करण। करण कारक, यानी कि जो क्रिया है वो किस साधन से हुई है। ठीक है, संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम हो। काम किसके लिए हुआ अभी? संप्रदान। संप्रदान काम किसके लिए हुआ है, ये आपको देखना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं को या के लिए। अपादान, जहाँ पर अलगाव हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम से का। ठीक है, से, यानी कि ये जो क्या है? चिन्ह है कर्ता के लिए, विभक्ति चिन्ह कर्ता के लिए, कर्म के लिए, करण के लिए, संप्रदान के लिए और अपादान के लिए। ठीक है, और संबंध, मतलब सारे के सारे जो हमारे कर्ता के जो सॉरी कारक के जो प्रकार हैं, उनके लिए इन शब्दों का, इन चिन्हों का यूज़ करते हैं। संबंध के लिए हम क्या करते हैं? का, की, के, रारी, रे। अधिकरण के लिए में पर, क्रिया का आधार होना, यानी कि क्रिया का आधार, बेस कहाँ पर है क्रिया का, उसको हम वहाँ पर में पर। संबोधन, किसी को पुकारना, किसी को पुकारते समय हे, अरे, हो, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे सारे के सारे कारक चिन्ह, जिनका हम यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंतर्गत। कर्ता ने, एक बार रिपीट कर लें, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी का, काकी के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे हो गए हैं
कारक के लिए चिन्ह। अब हम बात स्टार्टिंग करते हैं कारक से, ठीक है। पहला कारक हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के सेंटेंस के अंतर्गत कार्य करने वाला कौन है, वही कर्ता होता है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है, ठीक है, जैसा आपने ऊपर पढ़ा होगा। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। भविष्यकाल वर्तमान काल में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी हो सकता है, यानी कि कर्ता कारक जो हमारा होगा वहाँ पर ने का यूज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। देखिए कर्ता जो होगा सेंटेंस के अंतर्गत, आपने अगर संज्ञा या सर्वनाम ना पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना। संज्ञा या सर्वनाम को ही कर्ता बोलते हैं। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई क्रिया हो रही है, अब हम उससे पहले क्या लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि क्रिया कौन कर रहा है। एक मान लो खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो जो खेलने वाला होगा उसी को हम कर्ता बोलेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल की हम बात करें, राम ने पत्र लिखा, तो राम ने। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। रमेश ने आम खाया। अब देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का हो गया, वर्तमान का हो गया, तो यहाँ पर हमने ने विभक्ति का यूज़ नहीं किया, ये आपको ध्यान रखना है। रमेश ने आम खाया, रमेश ने आम खाया, तो यहाँ पर ने जो लगाया हमने, ने क्या है, कर्ता कारक है। सोहन किताब पढ़ता है, सोहन किताब पढ़ता है, पढ़ता है यानी कि वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल, यहाँ भी ने विभक्ति का यूज़ नहीं किया गया। राजेंद्र ने पत्र लिखा, राजेंद्र ने पत्र लिखा, ने का यूज़ कर दिया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो ने यहाँ पर हो गया। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल नहीं लगेगा, ने। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। देखिए यहाँ पर जो हमारा कर्ता कारक तो है, लेकिन भविष्यकाल और वर्तमान काल में इसका लोप हो जाता है, यानी कि छुपा छुपा रहता है। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, तो यहाँ पर ने देखिए लगा दिया गया। सीता खाती है, सीता खाती है, वर्तमान काल आ गया, वर्तमान काल यहाँ पर आ गया, यहाँ भी हमने ने विभक्ति का जो है लोप हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब कर्ता कारक का प्रयोग प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग सहित, यानी कि विभक्ति के साथ और विभक्ति के बिना। जैसे भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगाया जाता है। देखिए भूतकाल सेंटेंस अगर है तो वहाँ पर अगर क्रिया सकर्मक है तो वहाँ पर ने प्रसर्ग लगाया जाएगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने लगा दिया। देखिए सेंटेंस आपको पता है भूतकाल का है, यानी कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है हमारा ये। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, अब पढ़ी जो क्रिया है कौन सी है, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रियाएं क्या होती है, क्रिया का एक पूरा का पूरा वीडियोस मैंने बनाकर डाल दिया वीडियो चैनल पर, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जितनी प्रकार की क्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे के सारे वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पढ़ना है एक सकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक यानी कि ऐसी क्रिया जहाँ पर कर्म का होना आवश्यक हो, कर्म होता ही होता है वहाँ पर। जैसे पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक, तो पुस्तक क्या यहाँ पर कर्म है ना एक, तो कर्म जरूरी होता है, ठीक है, इनके लिए। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमने ने का यूज़ किया है। सेकंड आपका प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक जैसे मैंने उसे पढ़ाया, अब उसको पढ़ाया किसने, मैंने, तो यहाँ पर ने का यूज़ हमने कर दिया, ठीक है। जब नेक्स्ट आपका एक और है इसी से संबंधित, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया क्या होती है ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कह दिया, यहाँ पर कहना अलग, देना अलग, दो प्रकार की क्रियाएं हैं, तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया यहाँ पर यूज़ हुई हैं। दोनों खंड सकर्मक होते हैं, सकर्मक है, सकर्मक का मतलब क्या है भाई, कहना और देना। कहना क्या कहा, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, यानी कि कर्म यहाँ पर होगा। दिया, देना, क्या दिया, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कर्म होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो दोनों की दोनों जो क्रियाएं हैं कौन सी हैं, सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इनके साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, ठीक है। तो जो ने का यूज़ किया गया, ये ने कौन सा है, कर्ता कारक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे।
परसर्ग रहित, यानी कि विभक्ति का यूज विभक्ति के बिना कैसे करते हैं। भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि भूतकाल अगर सेंटेंस है भूतकाल का और वहाँ पर क्रिया अगर अकर्मक है तो वहाँ पर भी ने का यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कर्ता के साथ जो हम ने लगाते हैं उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे राम गिरा, राम गिर गया, ठीक है, राम गिरा। अब गिरा जो एक क्रिया है, इस ये क्रिया कौन सी है, कर्मक क्रिया है। क्यों कि गिरा, अब भाई कर्म की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। गिरा, क्या गिरा, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा ना। क्या गिरा मतलब क्या, सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए अगर क्रिया से पहले क्या क्या का यूज़ अगर हम करें, जैसे क्या गिरा, क्या लिखा, क्या पढ़ा, तो अगर हमें आंसर मिलता है तब तो वो सकर्मक क्रिया होती है। यदि आंसर नहीं मिलता तब उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर गिरा, क्या गिरा, राम गिर गया नीचे। अब राम गिर गया तो गिर गया। अब यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया है, तो इसके साथ हम ने का यूज़ नहीं करेंगे। वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता। आप जान चुके हैं कि वर्तमान और भविष्य काल में हम विभक्ति का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे बालक लिखता है, बालक लिखता है तो ठीक है, वर्तमान काल है तो यहाँ पर ने का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना आदि आते हैं वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उसे उसे पटना जाना है। अब पटना जाना है किसको, उसे, तो यहाँ पर ने का यूज़ हम नहीं करते। जैसे जाना, लगना, सकना, चुकना, अगर ये शब्द वाक्य में आ जाए तो यहाँ पर हम ने का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए कर्म कारक की अगर हम बात करें, हम कर्म कारक की यदि हम बात करें तो कर्म के, ठीक, कर्ता कारक हो गया पूरा, ठीक है। कर्ता कारक से आप क्या समझते हैं, कर्ता के साथ ने विभक्ति का यूज़ किया, जैसे कर्ता ने, कर्ता ने का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ने जरूरी नहीं कि ने का यूज़ किया जाए, ने नहीं भी हो सकता है, ने का लोप भी हो सकता है भविष्य काल वर्तमान काल में, और भूतकाल में भी यदि क्रिया अकर्मक है तब भी ने का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आपका कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो को है, जो चिन्ह होता है कर्म कारक का, वो क्या होता है, को। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसी को हम कर्म कारक बोलते हैं और उसका चिन्ह को माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है, यानी कि छुपा हुआ होता है। अब इस यहाँ भी को कुछ कुछ सेंटेंसों में को छिपा हुआ भी रहेगा। जैसे अब देखिए, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, ये जो क्रियाएं हैं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो, अगर कर्म संज्ञा होगी इनके साथ, अगर कर्म संज्ञा होगी तब तो विभक्ति जरूर लगेगी। और जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति की, तो तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है। कर्म क्या है, एक कर्म भी संज्ञा का एक रूप ही होता है ना, ठीक है, तो आप जानते ही होंगे। चलिए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अध्यापक छात्र को पीटता है। किसको पीटता है, छात्र को, तो यहाँ पर को लगा दिया। ऑब्जेक्ट छात्र। सीता फल खाती है। सीता खाती है क्या, फल। क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। ममता सितार बजा रही है। राम ने रावण को मारा। को मारा किसको, रावण को। अब ममता सितार बजा रही है, बजा रही है क्या, सितार, तो यहाँ पर भी को विभक्ति छिपी हुई है। तो ये मत कहना कि यहाँ पर कोई विभक्ति ही नहीं है। गोपाल ने राधा को बुलाया। मेरे द्वारा ये काम हुआ। कृष्ण ने कंस को मारा। राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चों को सुला रही है और उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर जो को जितने भी लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है कर्म कारक। कर्म मतलब क्रिया का, आपने देखा होगा, आपने जैसे ही पीछे हम अगर बात करें तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता। पीटता किसे है, छात्र, छात्र छात्र तो पीटता है ना, तो यहाँ पर कौन सा हमारा कारक हो गया, कर्म कारक। सीता फल खाती है। खाती है क्या, फल। तो इस तरीके से आप जो सेंटेंस है उसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण कारक। करण कारक क्या होता है, जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा। से और के द्वारा इसका जो विभक्ति चिन्ह है ये होता है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया हो रही है, अब वो क्रिया
किस साधन के सहायता से हुई है, उसी को हम बोलते हैं करण कारक। करण कारक का क्षेत्र बाकी कारकों से बड़ा होता है। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किस चीज़ से खेल रहे हैं? गेंद से। तो खेल जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? गेंद से तो हो रहा है। बच्चा बोतल से दूध पी रहा है किससे? किसके द्वारा? बोतल के द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा किससे? किसके द्वारा? बाण से। तो यहाँ पर से या के द्वारा जो शब्द सेंटेंस में होंगे उसको हम बोलेंगे कि जो हमारा जो कारक है वो कौन सा है? करण कारक। ठीक है। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता, तो यहाँ पर से जो यूज़ किया गया है करण कारक के लिए यूज़ किया गया। कलम से पत्र लिखा है। ठीक है, लिखा है। कलम से पत्र लिखा है, तो यहाँ पर जो से है कलम से, यानी कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया? कलम से ही तो लिखा। जो साधन, जो क्रिया को करने के लिए साधन था, वो साधन क्या था? कलम। तो उसी को हम बोलेंगे करण कारक। नेक्स्ट आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कर्ता काम करता है। अब कर्ता काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? सेंटेंस के अंतर्गत, उसी को हम बोलेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। के लिए और को, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। के लिए, को। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है कि प्रश्नवाचक शब्द किसके, किसके लिए। किसके लिए अगर हम ये सेंटेंस में लगा लें, जैसे को गरीबों को खाना दो, किसके लिए? गरीबों के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए शब्द से जो हमें आंसर मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं संप्रदान कारक। यहाँ पर को जो लगाया गया है, के लिए और को। ठीक है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, खाना किसको दो? गरीबों को। तो गरीबों को का यूज़ जो किया गया है यहाँ पर किसके लिए किया गया है? कुछ देने के लिए, कुछ दिया जा रहा है। तो गरीबों को यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। मेरे लिए दूध लेकर आओ, मेरे लिए दूध लेकर आओ, मेरे लिए किसी के लिए तो होगा ना, मेरे लिए, के लिए। ऐसी माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। ठीक है। मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, वे मेरे लिए उपहार लाए हैं। तो यहाँ पर के लिए और को का यूज़ किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ दिया जा रहा होगा। ठीक है। तो वहाँ पर हम बोलेंगे संप्रदान कारक है वहाँ पर। अपादान कारक। नेक्स्ट आपका अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वही वस्तु कोई अलग होगी वहाँ से। जैसे अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, अलग हो रहा है, वही उत्पन्न हो रहा है। डर रहा है, दूरी हो रही है, कहीं दूरी मतलब डिस्टेंस कवर हो रही है। लजाना हो गया, तुलना करना हो गया। तो इन शब्दों का अगर पता चलता है तब उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका? से। ठीक है। इसकी पहचान किसके जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। इनकी पहचान अगर हमें करनी हो तो प्रश्नवाचक शब्द हमें लगाना है किसके, तो यहाँ से भी आप ऐसे इसको जो पहचान है वो कर सकते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा। अब आम पेड़ पर लगा हुआ था, पेड़ से आम गिरा। अब पेड़ से यानी कि पेड़ से आम अलग हो गया तभी तो नीचे गिरा। तो यहाँ पर जो से है वो कौन सी विभक्ति है, ये कौन सा कारक है? तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है अपादान कारक है। नेक्स्ट आपका हाथ से छड़ी गिर गई। अब छड़ी हाथ से अलग हो गई, से, तो यहाँ पर अपादान कारक। सुरेश शेर से डरता है। डरता है, डरना भी आपको बताया गया है। डरना शब्द अगर होगा तो वहाँ भी अपादान कारक होगा। वैसे ही गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब हिमालय से निकलती है यानी कि वहाँ से अलग हो रही है, हिमालय से निकल रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, दूरी तय कर रही है। तो यहाँ भी हम अपादान कारक कहेंगे। लड़का छत से गिरा, छत से अलग हो गया, तो से जो है उसके द्वारा ये पता हमें चल रहा है कि लड़का कहाँ से कहाँ को अलग हुआ। तो से जो है हमारा कौन सा? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदें गिरी, वह सांप से डरता है। दूल्हा घोड़े से गिर गया, चूहा बिल से बाहर निकला, पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो इन सारे के सारे सेंटेंसों से हमें पता चल रहा है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से दूर हो रही है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे के सारे जो कारक होगा वो कौन सा होगा, अपादान कारक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले, संबंध का पता चलेगा, ठीक है, आपको एक दूसरे के बीच में, उसी को हम संबंध कारक बोलते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं और इसकी विभक्ति संज्ञा, इसकी जो विभक्तियाँ हैं वो संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, सीतापुर जो है वो क्या है, मोहन का गांव है, मोहन का गांव। अब सीतापुर और गांव मतलब गांव किसका है, मोहन का, तो मोहन का और गांव का जो संबंध बताएगा किसने बताया, का ने बताया, तो का। ऐसे ही सेना के जवान आ रहे हैं, जवान किसके, सेना के, तो ये संबंध बताया इन दोनों में, तो के का यूज़ हमने किया यहाँ पर। ये सुरेश का भाई है, अब ये सुरेश का भाई है, भाई किसका, सुरेश का, तो सुरेश और भाई में संबंध बताया किसने, का ने। ये सुनील की किताब है, तो यहाँ पर किताब किसकी है, सुनील की, तो किताब ये हमने की जो लगाया, ये क्या है हमारा संबंध कारक। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, तो ये सारे क्या है हमारे के, जो का, की, के और रारी रे शब्द हमारे क्या है, संबंध कारक है। राजा दशरथ का बेटा बड़ा बेटा राम था, तो दशरथ का बेटा या बड़ा बेटा, लड़के का सिर दुख रहा है, लड़के का सिर, तो ये सारे सारे क्या संबंध हमारे संबंध कारक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, यानी कि कहाँ पर रखा हुआ है वही कोई चीज़। जैसे और इस विभक्ति में हम में और पर, इसकी जो विभक्ति होती है क्या होती है, में और पर। तो में पर जो विभक्ति होती है, जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, इसमें अधिकरण कारक में। जैसे इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आसरे, दिनों, यहाँ वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर के अर्थ में भी लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर जो हमारा अधिकरण है, अधिकरण का मतलब होता है आधार या आश्रय। कोई भी जो हमारा, देखिए आप थोड़ा एग्जाम्पल की तरह से आप समझेंगे। हरी घर में है, हरी घर में है, अब हरी है कहाँ, घर में, उसका आधार कहाँ है, घर है ना, तो घर में ही तो हरी है, तो उसके लिए हमने में जो शब्द लगाया, में जो एक हमने विभक्ति लगाई है, ये कौन सी है, कौन सी कहेंगे इसको हम, अधिकरण। ठीक है। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहाँ पर रखी हुई है, उसका आधार कहाँ पर, मेज, तो मेज पर। पानी में मछली रहती है, मछली कहाँ रहती है, पानी में लगा दिया। फ्रिज में सेब रखा है, फ्रिज में सेब रखा है, तो में। ठीक है। कमरे के अंदर क्या है, कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, कहाँ बिछानी है, बीच में, कहाँ, आंगन के बीच। तो इन सभी के लिए हम करेंगे अधिकरण कारक का प्रयोग। ठीक है। ऐसे ही और थोड़ा सा बात करें अगर हम, तो महल में दीपक जल रहा है, दीपक जल कहाँ रहा है, महल में, तो दीपक का जो आधार हो गया वो क्या हो गया, महल। ठीक है। तो हम जो में है वो क्या है, एक अधिकरण कारक है। मुझ में शक्ति बहुत कम है, मुझ में, तो यहाँ पर भी में अधिकरण। रमा ने पुस्तक मेज पर रखी, मेज पर रखी, कहाँ रखी, मेज पर। वह सुबह गंगा किनारे जाता है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, उस कमरे में 4 चोर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो में का यूज़ हो रहा है पर या किनारे पर, तो इससे जो वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम है उसकी स्थिति का बोध हो रहा है, यानी कि कहाँ पर रखी हुई है, आधार क्या है उसका, तो वहाँ पर हम बोलेंगे अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट आपका संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, हम बुला रहे हैं किसी को या पुकार रहे हैं, उसका अगर बोध हो रहा है तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कर रहे हैं किसी को संबोधन हम करते हैं तो उसका नाम पुकारते हैं या फिर कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए जो साइन है वो ये है संबोधन का, इसका चिन्ह लगाया जाता है और इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होते हैं। इसकी कोई विभक्ति
नहीं होती है। देखिए, संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसका केवल एक विभक्ति चिन्ह होता है, साइन होता है, ठीक है, जो कि ये होता है। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अब साइन हमने लगा दिया हे ईश्वर, तो हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को संबोधन दे रहे हैं। अरे अरे बच्चों शोर मत करो, तो बच्चों से हम कह रहे हैं अरे, उसका ध्यान भटकाने के लिए तो ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे राम ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया, अरे भाई यहाँ आओ, तो ये जो साइन हमने लगाया हुआ है सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे संबोधन कारक हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए जितने भी प्रकार थे हमारे कारक के सारे हमने कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेन डिफरेंस की, जो कि कुछ जो विभक्ति चिन्ह हैं वो सेम होते हैं दोनों दो कारकों में, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा इसको हम जान लें। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म कारक जहाँ होगा वहाँ पर क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग किया जाता है। देखिए को संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों में को का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि कर्म के साथ क्या होगा, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो वहाँ पर कर्म कारक होगा, और जब देने का भाव आ रहा है या उपकार का भाव आ रहा है तो वहाँ पर जो को का यूज़ किया गया उसको हम बोलेंगे संप्रदान कारक। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, विकास ने सोहन को आम खिलाया, तो यहाँ पर देखिए सोहन को आम खिलाया, खिलाया क्या आम, अब आम पर तो फर्क नहीं पड़ रहा, किसको, सोहन को, तो यहाँ पर किसी को दिया है, किसी को उपकार किया है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। मोहन ने सांप को मारा, मोहन ने मारा किसको, सांप को, सांप क्या है, कर्म है, डायरेक्ट कर्म पर असर पड़ रहा है यानी कि कर्म कारक। राजू ने रोगी को दवाई दी, अब राजू ने रोगी को दवाई दी, दवाई दी किसको, रोगी को, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, यानी कि किसी को दिया है, किसी को कुछ दिया है, कुछ उपकार के भाव में कुछ दिया है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, नमस्कार करो किसको, सूर्य को, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और बात कर लेते हैं, करण और अपादान कारक की। करण और अपादान कारक में क्या अंतर होता है, करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में अलग के लिए किया जाता है। देखिए करण में भी से का प्रयोग करेंगे, अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि करण में क्या होगा, से का प्रयोग साधन के लिए होता है, साधन किसी साधन से हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अपादान में अलग होने के लिए करेगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, से किससे, कलम से, तो कलम मतलब क्या, एक साधन है, तो वहाँ पर क्या होगा, करण कारक, करण कारक। जेब से सिक्का गिरा, सिक्का गिरा कहाँ से, जेब से, निकल गया ना, अलग हो गया, वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं किससे, गेंद से, गेंद क्या एक साधन है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। सुनीता घोड़े से गिर गई, घोड़े से गिर गई अलग हो गई ना वहाँ से, तो अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकल रही है, दूर निकल रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, अपादान कारक होगा, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।